Good morning to all on my YouTube channel. Uh, in last class, I have discussed reinforced well and different applications, engineering application in different sector. Now today, I will continue from that lecture. Mm, in last class, I have discussed the failure of silo foundation when silo foundation is constructed on the reinforced well. Such as the pull out failure. When the pull out failure is acting on reinforcing material, such as the geosynthetic reinforcing material, different types of geosynthetic material which are used in the market for reinforcing the soil, uh, for stabilizing or supporting that soil, which are easily or loosely scoring and eroding. Different types of material which are used in silo foundation when we need to be a soil be reinforced. Uh, First one is geotextile, second geomembrane, and geogrid, uh, geocomposite. So all the material which is the types of geosynthetic reinforcing material which are used in a particular area for specific work for specific work तो फर्स्ट जो हम लोग सैलो फाउंडेशन के केस में अ, जो फेलियर पढ़े थे वो था पुल आउट फेलियर और पुल आउट फेलियर में बताया था कि अगर पुल आउट फेलियर तभी होगा जो फर्स्ट पॉइंट था क्यू पॉइंट यू की वैल्यू तो यू होता है पोजीशन ऑफ फर्स्ट लेयर ऑफ अपर मोस्ट फर्स्ट लेयर ऑफ uppermost first layer of reinforcing material when the u is less than two third of b, where b is the width of fitting, then the major factor which are influencing and fail the reinforcing material. uh, in such failure, one of the uh, pull out failure float failure pull out failure तो की पॉइंट होना था यू की वैल्यू अगर लेस देन यू की वैल्यू लेस देन 0.67 into b where b is the width of footing and the number of layer is minimum. The minimum number of layer which are used for making a soil reinforce is 3. वो नंबर ऑफ लेयर्स 3 से 6 के बीच में प्रोवाइड करते हैं नॉर्मली तो मिनिमम नंबर ऑफ लेयर से भी कम लेयर हम लोग डाले हैं और जो पोजीशन है फर्स्ट जियो सिंथेटिक रेनफोर्सिंग मटेरियल का वो जो डिजायर वैल्यू है जो लिमिटिंग वैल्यू है उससे कम है तो उस केस में पुल आउट फेलियर होता है और पुल आउट फेलियर अब रीजन इसके पीछे ये है क्योंकि हम लोग जहाँ पे एक लिमिटेड जो डेप्थ होना चाहिए जो पोजीशन होना चाहिए उससे कुछ कम वैल्यू पे हम लोग पुट कर दिए उससे हम लोग कम वैल्यू पे पुट किए हैं यहाँ पे यू की वैल्यू तो कम पुट किए हैं यहाँ पे तो यू की वैल्यू अगर कम है तो यहाँ पे जो सैलो फाउंडेशन पे एक्सटर्नल लोड लगेगा उसका कंसंट्रेशन जो नीचे वाली लेयर है जस्ट बिलो द सैलो फाउंडेशन वहाँ पे चूँकि लोड का कंसंट्रेशन मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है तो मैक्सिमम इफेक्ट इस लेयर पे पड़ेगा तो ये टेंशन के कारण क्या होगा कर्व शेप में आ जाएगा और यह इस पर जो टेंशन काम करने लगेगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगने लगता है और आउटवर्ड डायरेक्शन में अगर उसको रजिस्ट नहीं कर रहे हैं तो यह जैसे कोई एक पुल एक धक्का सा इस पर फोर्स लगता है फोर्स लगेगा तो उसी को हम बोलते हैं पुल आउट फेलियर तो अगर पुल आउट फेलियर है इसमें दो तरह की हम लोग जो रेनफोर्सिंग मटेरियल है उसके दो लेंथ होते हैं तो एक तो हम लोग जानते हैं टर्जा के अकॉर्डिंग जो सैलो फाउंडेशन के नीचे जो सोयल होती है उसमें
सीयर फेलियर या इफेक्ट या आइसोबार के जो डायग्राम बनते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सीयर फेलियर डायग्राम या सीयर इफेक्ट डायग्राम, या जिसको बोलते हैं सीयर फेलियर जोन। तो एक लेंथ ऐसी होती है जो रेनफोर्सिंग मटेरियल का जो सीयर जोन के अंदर है, और दूसरी लेंथ ऐसी होती है जो सीयर जोन के बियॉन्ड है। तो अगर यहाँ डायग्राम में हम लोग देखें तो यह जो लेंथ एल है, यह है लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट बियॉन्ड द सीयर जोन, विच इज नोन एज एंकर लेंथ। और दूसरा लेंथ है आपका सीयर जोन के अंदर, ये सीयर जोन है इसके अंदर है। और लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट अप टू द सीयर जोन इज नॉट इफेक्टिव फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द सोयल। तो एक तो अब यह इम्प्रूवमेंट इसलिए नहीं क्योंकि ये जो एक्सटर्नल लोड है उसके अगेंस्ट तो लड़ने में ये आपकी जो एनर्जी है, जो अपनी स्ट्रेंथ है, जो मैग्नीट्यूड है, वह एक तरीक़ा से एक्सपेंड कर दे रहा, जो अपनी एनर्जी है वो खो दे रहा। तो एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं बचता जिससे कि जो एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रोवाइड कर सके। तो एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रोवाइड करता है एंकल लेंथ, तो इसीलिए यहाँ मेंशन कर दिया फॉर इम्प्रूवमेंट, नॉट इफेक्टिव फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द सोयल एंड फॉर सपोर्टिंग शैलो फाउंडेशन। तो एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इसके अंदर एबिलिटी आई होती है, क्योंकि वो एक्सटर्नल लोड के अगेंस्ट लड़ता है, उसके मैग्नीट्यूड, जो एक्सटर्नल लोड की मैग्नीट्यूड है उसके अगेंस्ट लड़ता है। तो यू की वैल्यू क्या होना चाहिए अगर फ्लड फेलियर ना हो और एक प्रॉपर पोजीशन हो? अगर यू का यू है डिस्टेंस ऑफ अपर मोस्ट लेयर ऑफ रेनफोर्सिंग मटेरियल फ्रॉम द फाउंडेशन लेवल, फ्रॉम द बॉटम फाउंडेशन। तो यू की वैल्यू 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यू की वैल्यू 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग पढ़े थे। देन रेनफोर्समेंट इज इफेक्टिवली वर्क, अगर यह सेटिस्फाई कर रहा है तो उस केस में जो रेनफोर्सिंग मटेरियल हमने प्रोवाइड की है, जियो सिंथेटिक रेनफोर्सिंग मटेरियल, वह इफेक्टिवली वर्क करेगा, वर्क करेगा। तो ये पोजीशन हम लोग याद रखते हैं। अब पुल आउट फेलियर जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। तो पहला उसी में से कॉन्सेप्ट एक है मेम्ब्रेन इफेक्ट, या इसको बोलते हैं स्ट्रिंग इफेक्ट। मेम्ब्रेन इफेक्ट या इसी को बोलते हैं हम लोग स्ट्रिंग इफेक्ट। तो मेम्ब्रेन इफेक्ट क्या होता है या स्ट्रिंग इफेक्ट क्या होता है? तो जैसे ही हम लोग सैलो फाउंडेशन के नीचे जो लेयर डाले हैं रेनफोर्सिंग मटेरियल का, तो फाउंडेशन के नीचे जो सीयर जोन होता है, जो सीयर फेलियर जोन होगा, उस जोन के अंदर जो रेनफोर्सिंग मटेरियल होते हैं वो कर्व से बन जाते हैं, वो कर्व से बन जाएंगे, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग या मेम्ब्रेन इफेक्ट। तो यहाँ पे सैलो फाउंडेशन एक्सटर्नल लोड जो है क्यों लगा अप्लाई हो रहा है, और पहला लेयर हम लोग कोई रेनफोर्सिंग मटेरियल लिए हैं, तो टेंशन के कारण इस तरह से ये कर्व से बन जाता है। जैसे हम लोग बीम का पढ़े थे, बीम में अगर एक्सटर्नल लोड लगेगा तो बेंडिंग इस तरह से होने लगती है, बेंडिंग इस तरह से होगी। तो वैसे सेम यहाँ पे भी होगा, वही लोडिंग है, एक्सटर्नल लोडिंग है, तो लोड लगेगा तो ये कर्व से भी बन जाएगा। अब इसमें अगर देखें फोर्स कंपोनेंट, तो एक तो ऊपर से फोर्स लग रहा है उस रेनफोर्सिंग मटेरियल का, जो डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ फाउंडेशन, एंड सेकेंड आपका डाउनवर्ड या बॉटम फोर्स विच आर एक्टिंग ऑन रेनफोर्सिंग मटेरियल। तो एक तो बॉटम पे आपका लग रहा है ये रेनफोर्सिंग मटेरियल पे स्मॉल फोबी, और दूसरा आप ऊपर लग रहा है आपका रेन लोड कैरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी लग रहा है इस पर, और एक टेंशन लगेगा जो इसको पुल करेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर इसका हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लिनेशन अगर देखें पुलिंग फोर्स का, जिसको टेंशन बोल रहे हैं, टेंसाइल फोर्स थीटा है, इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगा। अगर थीटा की वैल्यू, अगर लोड की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो थीटा की वैल्यू क्या होगा? थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर लोड की वैल्यू बढ़ाएंगे तो कर्व ऐसे बनेगा, तो ये एंगल भी बढ़ेगा, थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू कम होगा, ओवरऑल ये वैल्यू कम होने लगेगा। तो यहाँ से जो अपवर्ड फोर्स है, जो ऊपर फोर्स लग रहा है, जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जो ऊपर से जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है जो बॉटम में फोर्स लग जाता है। तो इसलिए ये कर्व ज़्यादा होता रहता है, और लोड की वैल्यू बढ़ाएंगे तो कर्व की जो स्लोप है वो भी ज़्यादा बढ़ता रहेगा, और जो है डिप्रेशन ज़्यादा होगा, और डिप्रेशन ज़्यादा होने का मतलब यह है कि सेटलमेंट ज़्यादा हो रहा है।
तो अगर कोई रेनफोर्सिंग मटेरियल है जो फाउंडेशन के नीचे है और वो एक्सटर्नल लोड के कारण कर्व शेप में आ जा रहा है, तो उसी कर्व शेप में आने को हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन इफेक्ट, यानी इफेक्ट ऑफ लोड which tend to reinforcing material in the form of curve, which is known as the membrane effect or strain effect. तो तो यहाँ पे अगर थ्योरी अगर देखें, विद द अप्लाइड लोड द फुटिंग एंड द सोयल बेनीथ द फुटिंग मूव डाउनवर्ड, ये तो पता ही हमें, डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, डाउनवर्ड, causing the reinforcement to be deform, तो ये डिफॉर्म होगा, एंड टेंशन में आ जाएगा, ड्यू टू इट्स स्टिफनेस reinforcement curve develop on the upward force to support the applied load. A certain amount of settlement is needed to be mobilize the tension. तो ये कर्व से बन जाता है, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रिंग और मेम्ब्रेन इफेक्ट, स्ट्रिंग और मेम्ब्रेन इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट की ओर बात करें, उसको हम बोलते हैं कन्फाइनमेंट इफेक्ट, कन्फाइनमेंट इफेक्ट, कन्फाइनमेंट इफेक्ट, कन्फाइनमेंट इफेक्ट, और इसी बोलते हैं लेटरल रेस्ट्रेंट इफेक्ट, कन्फाइनमेंट इफेक्ट और लेटरल रेस्ट्रेंट इफेक्ट। तो जब भी हम लोग पुल आउट में आप मेम्ब्रेन इफेक्ट या स्प्रिंग इफेक्ट पढ़ते हैं, मेम्ब्रेन इफेक्ट या स्प्रिंग इफेक्ट पढ़ते हैं, तो किसी कर्व के किसी पर्टिकुलर लेंथ की अगर हम लोग स्टडी करें, किसी पर्टिकुलर लेंथ, अगर ये लेंथ कर्व शेप में आपका टेंशन कर दिया था, तो किसी एक पर्टिकुलर जोन पे हम लोग स्टडी करें और वहाँ पे देखें फोर्स किस तरह से एक्ट हो रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कन्फाइनमेंट या लेटरल रेस्ट्रेंट इफेक्ट। तो यहाँ पे डायग्राम में ये एक छोटा सा कम लेंथ दिखाया गया है और टेंशन आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और इसको रजिस्ट करने के लिए, इसको कंपनसेट करने के लिए इंटरफेस पे, यहाँ इंटरफेस किसका बनना, सॉयल एंड रेनफोर्सिंग मटेरियल, तो इंटरफेस पे क्या जनरेट होता है, फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है। तो इसको टेंशन और फ्रिक्शन फोर्स होता है, ये एक दूसरे से कंपनसेट करते रहते हैं, जिससे इक्विलिब्रियम कंडीशन जनरेट होता है। तो इस तरह से स्टडी करना किसी एक पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर, इसी और जो इफेक्ट हमें यहाँ दिखाई देता है, उसी इफेक्ट को बोलते हैं लेटरल रेस्ट्रेंट इफेक्ट या कन्फाइनमेंट इफेक्ट, कन्फाइनमेंट इफेक्ट। तो effect of external load which are acting which are seen on a particular length of tensor deform length of reinforcing material, which show the relative displacement, which show the relative movement between tension force and friction force, which are arising uh, due to uh, tension and movement of soil particle on interface. तो उस पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर जो टेंशन फोर्स और जो फ्रिक्शन फोर्स का मूवमेंट है, उसी को, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं कन्फाइनमेंट इफेक्ट या लेटरल रेस्ट्रेंट इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ फैक्टर टू बी कंसिडर फॉर द डिजाइन, फैक्टर टू बी कंसिडर्ड फॉर डिजाइन। क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जब भी हम लोग शैलो फाउंडेशन के नीचे जो सोयल है रेनफोर्सिंग करने जा रहे हैं, तो कौन से फैक्टर हैं जिसपे हमको कंसिडर करना चाहिए, कौन कौन सी वैल्यू को ध्यान रखते हैं। तो पहला पॉइंट है डेप्थ ऑफ फर्स्ट लेयर, डेप्थ ऑफ फर्स्ट लेयर फ्रॉम बॉटम ऑफ द फुटिंग, इट मीन्स यू। तो पहली वैल्यू हम लोग देखते हैं यू कहाँ पे रखना चाहिए, क्या वैल्यू होना चाहिए, तो ये चेक करते हैं यू की वैल्यू। सेकेंड, नंबर ऑफ लेयर ऑफ रेनफोर्समेंट, यानी रेनफोर्सिंग मटेरियल, तो कितने लेयर में हम लोग डाले हैं, ये वैल्यू चेक करेंगे। एंड थर्ड कंसिडरेशन क्या होता है, लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट, कितना लेंथ तक हम लोग प्रोवाइड किए हैं। तो लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट ये डिपेंड करता है कि आइसो बार पे, कि जो एक्सटर्नल लोड है उसके कारण जो आइसो बार बन रहा है, जो आइसो बार बन रहा है वो कितना इफेक्ट तक, कितने लेंथ तक जा रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग, उस इफेक्ट के, लोड की इफेक्ट के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि लेंथ ऑफ रेनफोर्सिंग मटेरियल कितना होना चाहिए। एंड फोर्थ कंसिडरेशन, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बिटवीन द लेयर। तो हम लोग जब भी जियो सिंथेटिक मटेरियल में बताया था कि स्टिफ या ग्रिड फॉर्म में डालते हैं, नेट फॉर्म में, मेश या फॉर्म में डालते हैं,
तो इसका हॉरिजेंटल और वर्टिकल दो स्पेसिंग होगा, दो डायरेक्शन यानी तीनों डायरेक्शन में हम लोग स्पेसिंग मेजर करते हैं, वर्टिकल और दो हॉरिजेंटल। तो स्पेसिंग हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि स्पेसिंग सही है कि नहीं। एंड फिफ्थ पॉइंट, टाइप्स एंड मटेरियल, मटेरियल ऑफ रेनफोर्समेंट। टाइप्स मैंने किस तरह का रेनफोर्सिंग मटेरियल हम लोग यूज़ किए हैं और उसकी टेंशन एबिलिटी, टेंशन कितना है वो, और पर्टिकुलरली कहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, कितने रिक्वायरमेंट है, तो उस टाइप के मटेरियल हम लोग सेलेक्ट करते हैं और किस कैटेगरी का है। एंड सिक्स कंसिडरेशन, शेप एंड साइज ऑफ फुटिंग। तो शेप एंड साइज पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर शेप ऐसा शेप हम लोग फुटिंग का बनाए हैं जिससे जो मैक्सिमम लोड सोइल के अंदर सेफली ट्रांसफर हो जा रहा है, तो उस केस में हम लोग जियो सिंथेटिक मटेरियल कम यूज करने की जरूरत पड़ेगी और नंबर ऑफ लेयर कम रख सकते हैं, स्पेसिंग ज़्यादा कर सकते हैं, तभी फेल नहीं होगा। तो ये इतने पॉइंट है जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं जब किसी सैलो फाउंडेशन के नीचे किसी सॉइल को रेनफोर्सिंग करने जाते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट हम लोग कंसिडरेशन पढ़े हैं उसकी, अगर सैलो फाउंडेशन से रिलेट करके अगर वो वैल्यू हमें पता है कि कितनी वैल्यू रखना चाहिए, तो उसके बारे में बोला तो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस क्या हम लोग प्रीफर करते हैं। तो इम्पोर्टेंट गाइडलाइन क्या हम लोग प्रीफर करते हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़े थे पोजीशन ऑफ फर्स्ट लेयर ऑफ रेनफोर्समेंट, तो यू के बारे में। तो वैसे हम लोग यू के बारे में पढ़े थे कि यू की वैल्यू कितना होना चाहिए, 2/3 ऑफ बी। तो ये सैलो फाउंडेशन को होना के केस में होना चाहिए 2/3 ऑफ बी। और दूसरा जो जनरल वैल्यू है जो हम प्रीफर करेंगे 0.25 इंटू बी टू 0.5 इंटू बी। ये वैल्यू होना चाहिए इस रेंज के बीच में हम लोग वैल्यू यूज करते हैं प्रॉपर डिजाइन के लिए। बी क्या है, बिड्थ ऑफ फुटिंग एंड सेकंड हम लोग पॉइंट पढ़े थे, सेकंड कंसिडरेशन हमारा क्या था, नंबर ऑफ लेयर। तो नंबर ऑफ लेयर ऑफ रेनफोर्समेंट प्रिफरेबली अबाउट 3 to 6। तो ये रेंज हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। तो मिनिमम 3 है, मैक्सिमम हम लोग 6 से भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 याद रखते हैं। अब स्पेसिंग की अगर बात करें, लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट लेयर या लेंथ हम लोग बात करें, थर्ड कंसिडरेशन था हमारा लेंथ। तो लेंथ के बारे में बात करें, लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट लेयर आइडियली अबाउट 7 बी। तो 7 बी हम लोग लेते हैं, और मोर देन 7 बी इज नॉट इकोनॉमिकल। अगर 7 बी से ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जाएगा सफिशेंटली, या इफेक्टिवली उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा। फोर्थ कंसिडरेशन की बात करें, स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्सिंग मटेरियल इन ऑल डायरेक्शन। तो जनरली यूनिफॉर्म वर्टिकल स्पेसिंग वेरी फ्रॉम 0.1 बी टू 0.4 बी डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ लेयर। तो हम लोग स्पेसिंग की वैल्यू 0.1 से 0.4 बी तक रखते हैं, इस रेंज के अंदर हम लोग स्पेसिंग रखते हैं। और ये नंबर ऑफ स्पेसिंग कितनी वैल्यू होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि कितने लेयर में हम लोग डालना है, नंबर ऑफ लेयर कितना है, उसके बेसिस पे स्पेसिंग को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद टाइप्स और मटेरियल की बात करें तो ऐसी मटेरियल होना चाहिए जो सफिशिएंट टेंसाइल स्ट्रेंथ रखता हो, यानी अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ रखता हो, जिससे जो एक्सटर्नल लोड के कारण सोयल में टेंसाइल स्ट्रेंथ जनरेट होता है उसको रजिस्ट कर सके। तो यह हम लोग देखते हैं उसके मटेरियल के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में। हम लोग सैलो फाउंडेशन के रिगार्डिंग जो फेलियर अप्रोच थे वो पढ़ रहे थे। तो फर्स्ट हम लोग पढ़े थे बियरिंग कैपिलरी फेलियर, एंड सेकंड हम लोग पढ़े थे पुल आउट फेलियर, और थर्ड फेलियर है ब्रेकिंग फेलियर ऑफ जियो सिंथेटिक लेयर। अब ब्रेकिंग फेलियर भी एक तरीक़ा से पुल आउट फेलियर से मिलता जुलता है, यानी ब्रेकिंग फेलियर तब होता है जब यू की वैल्यू कम है डिजायर्ड वैल्यू से, या लिमिटिंग वैल्यू से कम है, या नंबर ऑफ लेयर बहुत ज़्यादा है, उस केस में हम लोग ब्रेकिंग फेलियर ऑफ जियो सिंथेटिक रेनफोर्समेंट मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं।
तो इसमें याद रखेंगे यू की पोजीशन जो है, यू का पोजीशन अगर 0.67 इंटू बी से कम है या नंबर ऑफ लेयर बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा है उस केस में ब्रेकिंग फेलियर होता है। और ब्रेकिंग फेलियर ये तो समझ में आ रहा कि कब होगा, दूसरा कहाँ से होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेकिंग फेलियर जंक्शन पे होता है, जहाँ से जो कंसंट्रेशन है जस्ट फुटिंग के नीचे की जो डायमेंशन है उसी लाइन में, उसी लाइन ऑफ एक्शन पे जो फुटिंग की एज लाइन होती है उसी लाइन ऑफ एक्शन पे फेलियर होगा। तो जैसे डायग्राम में अगर हम लोग देखें तो ये हमारा फुटिंग है। फुटिंग का जो एज पॉइंट है, तो यहाँ से अगर लाइन ऑफ एक्शन खींचें, यहाँ से लाइन ऑफ एक्शन खींचें हम लोग, तो एक तो जो सबसे ज़्यादा फेलियर होता है इसी जंक्शन पॉइंट पर होगा, क्योंकि इसके नीचे जो कंसंट्रेशन है लोड का, जो लोड ट्रांसफर होगा बहुत तेज़ होता है, उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू ज़्यादा होता है और ये ऐसे कर्व शिफ्ट में आता है, टेंशन में आ जाएगा यह रेनफोर्सिंग मटेरियल। और दूसरा यहाँ से चूँकि यह बियॉन्ड द शियर जोन जाता है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज होने की वजह से फेलियर यहीं से इस एज से स्टार्ट होता है। दूसरा सेंटर पे, क्योंकि सेंटर पे क्या है, लोड का जो कंसंट्रेशन है, जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है, तो दूसरा जो फेलियर होता है सेंटर पे होगा, फुटिंग के सेंटर पे। तो the reinforcement layer always break approximately under the edge or towards the center of the footing। तो दो जगह फेल होता है। The uppermost layer is most likely to break first। तो सबसे पहले ऊपर वाली लेयर जो होती है, क्योंकि पहले सबसे पहले लोड उसी के पास आएगा, तो सबसे पहले वो ब्रेक होगा। फिर उसके ब्रेक होने के बाद उसके नीचे जो दूसरी लेयर होती है उस पर लोड जाएगा, फिर वो ब्रेक होगा। तो इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो ब्रेकिंग होती है ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल का होता रहता है, एक के बाद दूसरा। फोर्थ फेलियर होता है क्रीप फेलियर ऑफ जियोसिंथेटिक लेयर। क्रीप फेलियर का मतलब क्या है? क्रीप मतलब हम लोग सोचते हैं कि अगर कोई लोड से मैग्नीट्यूड का बहुत लंबे टाइम से उस स्ट्रक्चर के ऊपर लगा है और उस लॉन्ग टाइम की वजह से अगर उस मटेरियल के अंदर उस स्ट्रक्चर के ऊपर फेलियर हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रीप। तो जैसे सेम यहाँ पे भी रेनफोर्स सॉइल है फाउंडेशन के नीचे, और फाउंडेशन पे जो लोड फाउंडेशन के थ्रू सॉइल रेनफोर्स सॉइल के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, अगर बहुत लॉन्ग टाइम तक है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो टेंशन तो ऑलरेडी ट्रांसफर होकर लगता ही है रेनफोर्सिंग मटेरियल के ऊपर, तो कर्व शेप में पुल आउट फेलियर भी उसके अंदर होगा। तो धीरे धीरे बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर लोडिंग सस्टेन लोड लगा है उस रेनफोर्स मटेरियल के ऊपर, तो भी फेल हो जाता है। उस फेलियर को हम बोलेंगे क्रीप फेलियर। नेक्स्ट है बियरिंग कैपेसिटी रेशियो। बियरिंग कैपेसिटी रेशियो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बियरिंग कैपेसिटी रेशियो क्या होता है। तो बियरिंग कैपेसिटी रेशियो ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। तो बियरिंग कैपेसिटी रेशियो हम लोग जानते हैं, एक तो सॉइल है नॉर्मल सॉइल, जिसको बोल सकते हैं हम लोग अनरेनफोर्स्ड सॉइल। दूसरा सॉइल है जिसके अंदर जियो सिंथेटिक मटेरियल हम लोग इंट्रोड्यूस किए हैं, उसको बोल रहे हैं रेनफोर्स्ड सॉइल। तो दोनों के केस में बियरिंग कैपेसिटी सेम तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ चेंजिंग होगा, डेंसिटी के कारण चेंज होगा, बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर के कारण चेंज होगा। तो इसका मतलब ये है कि बियरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, ये वैल्यू चेंज होगी। तो दो केस हमारे पास है, दो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी हो सकता है। तो उसी से रिलेटेड जो बियरिंग कैपेसिटी रेशियो हम डिफाइन करते हैं, तो बियरिंग कैपेसिटी रेशियो is defined as the ratio of ultimate bearing capacity या ultimate load carrying capacity of reinforced soil to ultimate load carrying capacity of unreinforced soil। अब इसमें इतना तो अगर बियरिंग कैपेसिटी रेशियो डिफाइन करना है तो इतना याद रखना चाहिए कि अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी का रेशियो होता है। अब ऊपर कौन आएगा, रेनफोर्स या अनरेनफोर्समेंट, तो इसके याद रखेंगे बियरिंग कैपेसिटी रेशियो आर को पकड़ना है, तो आर यहाँ रहेगा ऊपर। अगर आर है यहाँ पे टर्म्स में आर है, तो ऊपर यहाँ पे अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर आर स्क्वायर यानी रेनफोर्स स्क्वायर, तो यहाँ ऊपर आर रखना है। तो इससे हम लोग याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल स्मॉल क्यू यू आर क्या है, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी या अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ रेनफोर्स सॉइल। दूसरा ये क्यू यू क्या है, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी या अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अनरेनफोर्स सॉइल।
नेक्स्ट टॉपिक अगर देखें लोड सेटलमेंट कर्व फॉर सॉइल विद विद एंड विदाउट रेनफोर्समेंट। तो हम लोग लोड सेटलमेंट कर्व विदाउट रेनफोर्समेंट या अनरेनफोर्स सॉइल के लिए देखे हैं। तो अगर ये ओवर कंसोलिडेटेड या डेंस सैंड है तो उसके लिए कर्व हमारा प्रोग्रेसिव नेचर का आता है, तो ये हम लोग जानते हैं या अनरेनफोर्स सॉइल। अब अगर रेनफोर्स सॉइल को उसी सॉइल को रेनफोर्स कर दिए, इसका मतलब क्या है, इसके बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ा दिए हैं, लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा दिए हैं, स्ट्रेंथ बढ़ा दिए हैं। इसका मतलब ये है कि लोड कैरी और ज़्यादा करेगा, ये फेल बाद में होगा। तो ये सेम सिमिलर कर्व, लेकिन यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा क्योंकि लोड बियर करने की एबिलिटी जो है बढ़ गई है। तो ये याद रखेंगे, ये रेनफोर्स सॉइल के लिए होता है। तो लोड सेटलमेंट कर्व है। नेक्स्ट है बियरिंग कैपेसिटी, लोड बियरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फॉर रेनफोर्स सॉइल। तो हम लोग पढ़े थे कि जियो सिंथेटिक रेनफोर्सिंग मटेरियल का जो टाइप्स होता है, एक होता है जियो ग्रिड। तो जियो ग्रिड मोस्टली वी आर यूज at in area or in area where bearing capacity is influence। हाँ, तो जहाँ पे बेयरिंग कैपेसिटी को इन्हेंस करना है वहाँ पे मोस्टली जो जियो सिंथेटिक रेनफोर्सिंग मटेरियल होता है उसमें वहाँ पे जियो ग्रिड यूज करते हैं। तो इसीलिए हम लोग इस हेडिंग के अंदर रेनफोर्स न भूल करके और लोड कैरिंग कैपेसिटी या अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फॉर जियो ग्रिड मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे, लेयर में फॉर्म में यूज करेंगे फाउंडेशन। तो ये डायग्राम अगर देखेंगे तो ये फाउंडेशन है जो ग्राउंड लेवल पे है, जो ग्राउंड सरफेस के ऊपर ये उस पर ये एक्सटर्नल लोड आ रहा है, आपका अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी है। और यहाँ पे डी एफ वैल्यू, चूँकि ये ग्राउंड सरफेस पे है तो डी एफ वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगा अगर तरजागी के फार्मूला अप्लाई करेंगे। डी एफ वैल्यू जीरो, डी एफ वैल्यू क्या हो जाएगा, डी एफ वैल्यू जीरो हो जाएगा, डी एफ इक्वल टू जीरो हो जाएगा, डी एफ इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे एक मैट्रिसेस लेयर दिखाया गया है, तो मैट्रिस लेयर ये फाउंडेशन लेवल से एच डेप्थ नीचे है। और इसके लिए इस जियो ग्रिड मैट्रिसेस का जो इंटरनल फ्रिक्शन है, पार्टिकल का इंटरनल फ्रिक्शन एंगल ऑफ फाई एम डिनोट कर रहा है और डेंसिटी उसकी गामा एम। और बिट्स इन सीयर जोन हम लोग बी एम से डिनोट कर रहे हैं। और नॉर्मल सोइल के लिए कोहेरेंस वैल्यू सी और इंटरनल फ्रिक्शन एंगल फाई अंडर डेंसिटी गामा है। तो अकॉर्डिंग टू Terzaghi theory, ultimate load carrying capacity of the soil which are which uh, which are placed at ground level, तो ग्राउंड लेवल, तो देन अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी क्यू स्मॉल क्यू इक्वल टू सी एन सी, सेकंड वाला टर्म जीरो जाएगा, लास्ट वाला टर्म बचेगा, तो सी एन सी प्लस हाफ बी गामा एन गामा, हाफ बी गामा एन गामा। तो ये फार्मूला होगा Terzaghi के अकॉर्डिंग, कहाँ पे है, फाउंडेशन ग्राउंड सरफेस पे है, तो डी एफ वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट क्या होता है, गामा डी एफ एन क्यू, तो डी एफ वैल्यू जीरो, तो सेकंड पार्ट जीरो। अब यहाँ पे चूंकि अब ये तो था अनरेनफोर्स सॉइल के लिए, अब यहाँ पे सॉइल को रेनफोर्सिंग कर दिए हम लोग, तो उसके लिए अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर जियो ग्रिड मैट्रिसेस इक्वल टू सी एन सी, सी कोहेजन सॉइल, सी एन सी वही रहेगा, प्लस एन सी जो बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स हैं, एन सी एन क्यू एन गामा, उसकी वैल्यू साई को इसी से निकालेंगे क्योंकि डिपेंड्स ओनली ऑन इंटरनल फ्रिक्शन एंगल। अब यहाँ पे सेकेंड वाले टर्म में सबसे पहले जो सॉइल आएगा उसके लिए सॉइल की डेंसिटी हम यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए यूज़ करेंगे जियो सिंथेटिक मटेरियल का, जियो सिंथेटिक मटेरियल। जियो सिंथेटिक मटेरियल, तो गामा एम एच एन क्यू प्लस हाफ बी एम, बी की जगह बी एम किसका लेंगे, जियो ग्रिड मटेरियल्स का लिख देंगे हम लोग, तो हाफ बी बी एम गामा गामा एन गामा एन गामा। तो ये इक्वेशन अगर 2 हम लोग बोल रहे हैं और इसको इक्वेशन 1 बोल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ चेंज हुआ है बेयरिंग कैपेसिटी में, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी में। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो इंक्रीज इन बियरिंग कैपेसिटी आ जाएगा, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, इंक्रीज इन अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो निकालेंगे तो इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास गामा एम इंटू एच एन क्यू प्लस प्लस हाफ गामा बी एम माइनस बी, एंड ये है आपका विड्थ ऑफ जियो ग्रिड मैट्रिसेस और ये है विड्थ ऑफ फुटिंग।
एन ग्राम में, तो ये वैल्यू आ जाएगा। इसे आइडिया हम लोग लगा लेंगे कि बियरिंग कैपेसिटी कितना इनहेंस हो रहा है, कितना डेप्थ पे, कितने एच की वैल्यू पे रखने पे, और कौन कितने पे रखने पे सेटिस्फाई हो रहा है, कितने पे फेल होगा, तो इससे हम लोग आइडिया लगाते हैं। नेक्स्ट डिजाइन 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 कंसिडरेशन है ना, डिजाइन कंसिडरेशन ऑफ द सेलो फाउंडेशन ऑन सॉइल विद रेनफोर्समेंट। तो डिजाइन कंसिडरेशन में सेलो फाउंडेशन का ही पड़ रहा है, तो उसमें यहाँ पे जो मेंशन किया गया है डिजाइन कंसिडरेशन, डिजाइन डिजाइन कंसिडरेशन कंसिडरेशन डिजाइन कंसिडरेशन ऑफ shallow foundation shallow foundation on soil with reinforcement। तो यहाँ फेलियर के टर्म में जो मेजर दो फेलियर होते हैं, वैसे हम लोग फाउंडेशन में जब भी डिजाइनिंग करते हैं तो दो फेलियर के बेसिस पे करते हैं, एक तो होता है सेटलमेंट फेलियर, दूसरा होता है स्लाइडिंग या शियर फेलियर। तो सेटलमेंट या स्लाइडिंग फेलियर किसी पर्टिकुलर वैल्यू की किसी लोड के रिस्पेक्ट में होता है, तो वो हमें पता होता है कि वो कौन सी लोड है, कौन सी वैल्यू है जिस पे ये फुल होता है। अब वो दोनों वैल्यू में से जो वैल्यू मिनिमम आती है, उसी को हम बोलते हैं कि उस फाउंडेशन के लिए यही मैक्सिमम एलाउेबल लोड की वैल्यू है। तो अगर हम लोग सॉइल को रेनफोर्स कर दिए हैं और सेम वही कंसिडरेशन वही टर्म्स हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट होंगे, एक तो दो तरह फेलियर होते हैं, दूसरा पहला होता है सेटलमेंट फेलियर, दूसरा यहाँ पे रेनफोर्स सॉइल के केस में होगा बियरिंग कैपेसिटी फेलियर। तो दोनों फेलियर को अगर रोकना है तो इसका मतलब ये है कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू से कम होना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो जब भी बियरिंग कैपेसिटी जो निकालेंगे फॉर रेनफोर्स सॉइल, if exceed the safe bearing capacity, then bearing capacity failure is occur, and settlement failure which are acting on foundation or reinforcing soil, when it should exceed the safe limit, then settlement failure is occur। तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू के रिस्पेक्ट में ये होगा, लोड की वैल्यू पता रहेगा। तो अगर रेनफोर्स सोइल के ऊपर हम लोग सैलो फाउंडेशन बनाए हैं, तो जो मिनिमम वैल्यू आएगी दोनों में से, चाहे बियरिंग कैपेसिटी फेलियर किस लोड के रिस्पेक्ट में हो रहा है और सेटलमेंट किस लोड के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो जो मिनिमम वैल्यू आएगी इन दोनों में से, उसी को हम बोलेंगे मैक्सिमम एलाउेबल बियरिंग कैपेसिटी या एलाउबल लोड फॉर दैट फाउंडेशन। तो ये दो तरह के फेलियर हम लोग याद रखेंगे रेनफोर्स वाले केस में, जब सैलो फाउंडेशन की हम लोग पढ़ रहे हैं, डिजाइनिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, कुछ डेफिनेशंस है जिसको बोल रहे हैं नॉन डायमेंशनल पैरामीटर बोल रहे हैं। तो पहला पैरामीटर है इम्प्रूवमेंट फैक्टर, जिसको डिनोट कर रहे हैं हम लोग आई सफिक्स में एफ से, इम्प्रूवमेंट फैक्टर। तो इम्प्रूवमेंट फैक्टर को अगर हम लोग देखेंगे तो बियरिंग कैपेसिटी रेशियो ही होता है इम्प्रूवमेंट फैक्टर, इसको आई से डिनोट करते हैं। तो इम्प्रूवमेंट फैक्टर या बियरिंग कैपेसिटी रेशियो डिफाइन एज द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ reinforced soil to ultimate load carrying capacity of unreinforced soil। सेकेंड है सेटलमेंट रेशियो। तो सेटलमेंट रेशियो फॉर रेनफोर्सिंग सॉइल के लिए डिफाइन करना है, तो क्या होता है सेटलमेंट अपॉन विड्थ ऑफ फुटिंग, ऐसे को हम बोलते हैं सेटलमेंट रेशियो। तो अगर हम लोग 5th यूनिट की बात करें या इस पूरे सिलेबस की बात करें जो हम लोग पढ़ रहे थे रेनफोर्स सॉइल, उसमें पहला जो पोर्शन है 50% वो हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ से दूसरा एक टॉपिक स्टार्ट होगा, तो उसी दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने पहले से जो स्टार्टर है जिसको हम लोग बोल रहे हैं आइडियल सॉइल। आइडियल सॉइल क्या होता है? तो आइडियल सॉइल एक ऐसी सॉइल होती है जिसमें 50% सॉलिड पार्टिकल हो और 50% वाइड स्पेस हो। 50% सॉलिड पार्टिकल 50% वाइड स्पेस हो, और जो 50% वाइड स्पेस है उस 50% वाइड स्पेस के अंदर, उस स्पेस के अंदर इक्वली परसेंट में एयर और वाटर होना चाहिए, यानी 50% एयर और 50% वाटर। तो अगर यह सारे टर्म्स कहीं अगर कोई सॉइल सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस सॉइल को हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉइल।
आइडियल सोइल, तो ये भी एक हाइपोथेटिकल एजम्पशन कह सकते हैं, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। बहुत रेयरली कभी कभार हो सकता है कि इत्तेफाक से ये चीज़ें सेटिस्फाई कर जाए। तो हमें तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो आइडियल सॉइल में इतना याद रखना, अगर कोई सॉइल 50% वाइड स्पेस और 50% सॉलिड पार्ट रखता है, और वाइड स्पेस के अंदर 50% एयर और 50% वाटर इक्वली पार्ट है एयर एंड वाटर का, तो उस सॉइल को हम बोलते हैं आइडियल सॉइल, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या होता है कि वाइड के अंदर जो एयर और वाटर है उसका वेरिएशन बहुत तेज़ी से होता है। तो पता चला सुबह हम लोग वाटर वाटर का प्रेजेंस कैलकुलेट किए, कितना वाटर है, कुछ और आया, और 2 घंटे बाद चेंज हो सकता है। तो क्योंकि एयर और वाटर का जो वेरिएशन है बहुत फास्ट होता है, इसलिए आइडियल सोयल रख पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो जब भी हम किसी सोयल को आइडियल बनाएं, क्योंकि हर आदमी चाहता है आइडियल बनना, इसका मतलब है आइडियल एक अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ होती है, एक मिसाल होता है कह सकते हैं। तो ऐसे सोयल के लिए भी ये आइडियल है। तो सोयल को आइडियल बनाने के लिए क्या क्या टेक्निक्स, कौन कौन से मैकेनिज्म, कौन कौन से थ्योरी अप्लाई करते हैं, तो डिफरेंट रिसर्चर एंड साइंटिस्ट के थ्रू जो टर्मिनोलॉजी, जो मैकेनिज्म बनाया गया है, या क्या क्या किसने दिया है अपने प्रिंसिपल्स में, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं लेक्चर को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट थ्योरी विच आर रिलेटेड टू आइडियल सोयल, विच आर मेकिंग a soil ideal in ideal condition. Thank you.